होता है कि जब हम फैक्ट्स याद रखने की कोशिश करते हैं ना विदाउट एनी रीजन, तो फिर याद रखने में मुश्किल है। तो देखो, सबसे पहले जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो हमें जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो पढ़ना पड़ता है। अब ये क्यों पढ़ना पड़ता है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ने की जरूरत क्या है जब हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं? क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ही पॉलिटी मतलब क्या है? पॉलिटी मतलब सबसे बड़ी चीज है एक्ट्स, जो एक्ट लेकर आ रहे हैं, कानून लेकर आ रहे हैं, रेगुलेशंस लेकर आ रहे हैं। रेगुलेशन की शुरुआत जो है वो हम जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वहां से पढ़ते हैं कि जो हम आज पढ़ रहे हैं उसकी शुरुआत हुई कहां से थी, है ना? आज हम कौन है उसकी शुरुआत हम जब पैदा हुए थे वहां से हमें बताना पड़ता है। तो उसी तरीके से जो भी हम यहाँ पर पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी की शुरुआत जो है वो हम यहाँ से कर रहे हैं। अब ऐसा भी होता है कि हमारा एंशिएंट हिस्ट्री में भी तो पॉलिटी था, एंशिएंट हिस्ट्री में भी तो कानून थे, बराबर है। लेकिन आज जो हमारा मूलभूत है, हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ब्रिटिशर्स के काल से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स का ही बेस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ब्रिटिशर्स ने जो एक्ट्स लेकर आए हैं वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ज्यादातर देखने को मिल रहा है। मतलब मोर देन 30%, 40% जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा ब्रिटिशर्स के वजह से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें देखने को मिल रही है। तो इसीलिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम यहां से देखते हैं। अब जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख रहे हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी नहीं देखना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। अभी सोचना है ब्रिटिशर्स के जो एक्ट्स थे। अब ब्रिटिशर्स के एक्ट्स को हम डिवाइड करते हैं दो भागों में। एक है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो एक्ट्स बनाई है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जब पावर में थी। दूसरा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरी पावर छीन ली गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जब पावर में थी और पावर छीन ली गई, तो इस बीच क्या हुआ था कि उनकी पावर छीन ली गई? कुछ ना कुछ तो हुआ होगा कि पावर छीन ली गई है ना? अब समझ लो कि कोई हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री है, अब उनकी पावर अगर चली गई है तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से पावर चली गई। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है रिवोल्ट ऑफ 1857। जो रिवोल्ट है 1857 का, उसकी वजह से पूरी पावर जो है वो चली गई थी। प्रॉब्लम्स क्या थी? क्योंकि देखिए, जो भी हम यहाँ पर कानून लेकर आ रहे हैं, जो भी हम चेंजेस ले, अभी जैसे आप लोगों की तरफ से बोले कि बहुत आवाज आ रही है तो इसलिए सब जो है वो म्यूट कर देंगे, है ना? तो मतलब हमने कोई चीज नई लेकर आए, कुछ एडिशन लेकर आए। क्यों लेकर आए? कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए कि आवाज बहुत आ रही है, अच्छी तरह सुनाई नहीं दे रहा है, इसे सब म्यूट कर देंगे, बराबर है। अब कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है तब हम चेंजेस लेकर आते हैं, तो ही कोई ना कोई चेंजेस आते हैं, नहीं तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जो भी हमारे यहाँ पर जो भी कानून अभी बनते हैं, कोई प्रॉब्लम है तभी कुछ ना कुछ कानून आता है। उसी तरीके से जो कंपनी, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है तब जाकर कानून जो है वो उन्होंने लेकर आए। अब प्रॉब्लम क्या थे? तीन सबसे बड़े प्रॉब्लम हमें देखने को मिलते हैं। एक था मैनेजमेंट प्रॉब्लम, दूसरा था फाइनेंशियल प्रॉब्लम और तीसरा था फंक्शनल प्रॉब्लम। मैनेजमेंट प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली क्या? तो मैनेजमेंट प्रॉब्लम में ड्यूअल गवर्नमेंट हमें देखने को मिल रही है। ड्यूअल गवर्नमेंट, जो ऊपर है उसका डेप्यूटी, ऊपर है उसका डेप्यूटी, ऊपर है उसका डेप्यूटी। इसमें क्या हो रहा था? मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। मतलब क्या है कि समझ लो कि जो इंडियन है, इंडियन में से कोई एक राजा जो है वो संभाल रहा है, लेकिन रेवेन्यू सिस्टम जो है वो कौन संभाल रहा है? तो ब्रिटिशर संभाल रहे हैं। उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। जैसे जब भी डेप्यूटी कोई होता है, समझ लीजिए आप चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर है, उनका अगर डेप्यूटी बना देते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट तो क्रिएट होगा ही। वो कुछ और बोलेगा, ये कुछ और बोलेगा। तो ये जो है मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रहा था। तो मैनेजमेंट के लिए उन्होंने बोला कि नहीं यार, पूरी तरीके से ब्रिटिश जो है वही यहाँ पर संभालना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर इंडियन में से राजा को अगर कोई रखते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। दूसरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम। फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि जो लोग है, अब समझ लो कि अगर आप एमएम एकेडमी का हिस्सा हो, ठीक है, एमएम एकेडमी का हिस्सा हो, और उसमें ऐसा होगा कि एमएम एकेडमी के आपको जो कोर्सेस है अगर वो बेचने हैं, ठीक है। अब कोर्सेज जब बेचने हैं, आप अगर आपके नाम पे बेच रहे हो, मतलब क्या है कि समझ लो अगर सब्सक्रिप्शन है कोई फॉर से, अगर 8,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन है, तो 8,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन अगर वो एमएम एकेडमी के नाम से लेगा तो एमएम एकेडमी को पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर आपने आपके हिस्से बेचे, फॉर एग्जांपल अगर अनिल है, अनिल ने उसके नाम से बेचा कि नहीं ये मेरा है, तो पैसे किसको मिलेंगे? अनिल को मिलेंगे, बराबर है, क्योंकि अनिल बेच रहा है। तो इससे एमएम एकेडमी को कोई फायदा होगा क्या? नहीं होगा। यही चीज वहां पर हमें देखने को मिल रही थी। क्या हो रहा था कि हर इंसान वहां पर प्राइवेटली भी सेल कर सकता था। जो भी वहां पर प्रोडक्ट्स है, जो भी चीजें हैं, वो खुद के नाम पर सेल कर सकता था। खुद के नाम पर सेल कर रहा है तो पैसे किसको मिलेंगे? उसको इंडिविजुअल को मिलेंगे, बराबर है। तो इसलिए यहाँ पर ये प्राइवेटली सेलिंग हो रही थी। तो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। प्राइवेटली सेलिंग होने की वजह से क्या लॉस हुआ? उसकी वजह से जो इंसान है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर केजरीवाल है, वो अगर वहां पर बेच रहे होंगे, ठीक है, तो पैसे केजरीवाल को मिल रहे हैं। मतलब इंडिविजुअली जो केजरीवाल है, जो एम्प्लॉय है ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो यहाँ पर समृद्ध होते जा रहे थे, उनको बहुत पैसे मिल रहे थे, लेकिन जो कंपनी उसको लॉस हो रहा था। तो इसलिए क्या हुआ? इसलिए जो कंपनी है उनको क्या करना पड़ा? उनको लोन के लिए अप्लाई करना पड़ा, ठीक है। करप्शन इतना हो रहा था तो लोन के लिए अप्लाई करना पड़ा। अब
जो वहां पर ब्रिटिशर्स थे उनको ऐसा लगा कि यार वहां के जो एम्प्लॉई है वो तो सोने पे सोना लेकर आ रहे हैं, वो तो इतने अमीर हो रहे हैं, तो कंपनी को लॉस क्यों हो रहा है ना? सबसे बड़ा सवाल है कंपनी को लॉस क्यों हो रहा है, लोन की क्या जरूरत पड़ रही है? इसलिए उन्होंने बोला नहीं भाई, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं, करप्शन वहां पर हो रहा है कंपनी में, इसलिए कंपनी को लॉस हो रहा है, एम्प्लॉइज अमीर पे अमीर बनते जा रहे हैं, तो अब यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। तीसरा फंक्शनल प्रॉब्लम, फंक्शन कैसे करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, फंक्शन कैसे कर रही है? तो फंक्शन किस पर करेगी? जो इन्वेस्टर्स है, जो शेयर होल्डर्स है ना? तो जो शेयर क्या होता है मोस्टली, अगर आपने रिलायंस का शेयर लिया और रिलायंस को अगर फायदा हो गया तो आपको डिविडेंड मिलता है, ठीक है, आपको डिविडेंड मिलता है। अब यहाँ पर डिविडेंड आएगा क्या अगर कंपनी लॉस में जा रही है? तो डिविडेंड आएगा नहीं, तो जो भी शेयर होल्डर्स थे उनको डिविडेंड नहीं मिल रहे थे, तो वो क्या बोलेंगे? वो यही बोलेंगे ना भाई कंपनी जो है, क्योंकि शेयर होल्डर मतलब क्या, आप शेयर होल्डर हो कंपनी में, आपकी भी वो कंपनी, आपको ओनरशिप मिल रही है कंपनी की उतने परसेंट की, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कंपनी कोई डिविडेंड नहीं दे रही, कंपनी फायदा नहीं हो रहा, तो आप चिल्लाओगे। तो वही यहां पर हो रहा था कि कंपनी पर कंट्रोल जो है अब वो करना बहुत जरूरी है, कंपनी अब जा रही है लॉस में, ये सब कुछ हमें देखने को मिल रहा था। तो इसलिए अब ये जो बिजनेस एंटिटी है इसको सेमी सोवरेन एंटिटी बनाना जरूरी है। बिजनेस, अभी तक ये बिजनेस कर रही थी लेकिन अब बिजनेस नहीं, अब इसको थोड़ा सेमी सोवरेन एंटिटी बनाना जरूरी है कि अब ये थोड़ा पॉलिटिकल सिनारियो से भी देखे, जिससे कि ये जो प्रॉब्लम्स है इसको हम रिजॉल्व कर सके। तो ये जो प्रॉब्लम्स है अब इसके सोल्यूशन के रूप में वो अलग अलग एक्ट्स लेकर आ रहे हैं। सबसे पहला एक्ट आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है, 1773 में सबसे पहला एक्ट आता है। इसमें क्या क्या करते हैं? सबसे पहले तो गवर्नर ऑफ बंगाल जो है उसको बना दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया जा रहा है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यहां पर क्या हो रहा है, 3 नाम का है गवर्नर ऑफ बंगाल, अब ये 4 नाम का हो गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बराबर है। अब ये 4 नाम का क्यों बोल रहा हूं आगे आपको पता चलेगा, याद रखने के लिए इजी जाएगा। तो गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, मतलब इसकी पावर जो है पहले 3 ही इसका था तो कम पावर थी, अब 4 इसका हो गया तो थोड़ी ज्यादा पावर हो गई। क्या पावर हुई वो हम आगे देखेंगे, थोड़ा पावरफुल इसको बना दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर असिस्ट कर रहे थे, इसीलिए 4 नाम का मैंने आपको याद करने को बोला, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, 4 इसका हो गया, 4 इसको 4 एग्जीक्यूटिव जो मेंबर्स है वो असिस्ट करेंगे, ठीक है। तो अब कितने असिस्ट करेंगे वो याद रखने में आसानी जाती है। 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर जो है वो असिस्ट करेंगे, साथ में रहेंगे, हाँ भाई तुम हो तुम बताओ क्या करना है, ये सब करने के लिए काम करेंगे। नेक्स्ट, जो बाकी गवर्नर्स है, बाकी गवर्नर कौन से? 3 सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, 3 सबसे बड़ी प्रेसिडेंट, ये अगर हम इंडिया देखते हैं, ठीक है, इस तरीके से एकदम रफली निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, इस तरीके से अगर हम इंडिया देखते हैं तो यहां मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता, ये 3 जो है, ये 3 हिस्से उन्होंने ब्रिटिशर्स ने पूरा इंडिया कवर किया था। तो ये 3 जगह जो है, ये 3 जगहों पे सबसे बड़ा ब्रिटिश का राज था, वो भले फिर कोर्ट्स हो, वो भले बैंक हो, वो भले कुछ भी हो, ठीक है, यहां पर 3 जगहों पर सबसे पहले उन्होंने शुरू किया। तो अब यहां पर क्या हुआ, ये जो है बंगाल वाला, ये बंगाल वाला, ये गवर्नर को सुप्रीम बना दिया, 4 अक्षर वाला बना दिया। तो अब ये जो बाकी के हैं इनको क्या कर दिया, इनको कर दिया सबॉर्डिनेट, कि भाई आप जो है वो सबॉर्डिनेट रहोगे। सबॉर्डिनेट मतलब क्या, अब आपको जो भी करना है, अगर आपको एक्सपेंशन करना है, अगर आपको किसी लड़ाई करनी है, तो आपको जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उससे पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहां पर किया गया। बाद में प्राइवेट ट्रेड बंद, सबसे पहला तो ड्रॉबैक यही था, है ना, पैसे पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो अमीर होते जा रहे हैं, तो उनको अमीर से अब गरीब बनाना है, कंपनी को अमीर बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट ट्रेड बंद कर दो। अब उनको खुद के नाम से नहीं बेचते आएगा, अब उनको कंपनी के नाम से ही बेचना पड़ेगा, करप्शन बंद हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यहां पर आते हैं, जो रेवेन्यू और सिविल मिलिट्री अफेयर जो है वो यहां पर रिपोर्ट करेंगे, वो यहां पर बताएंगे कि भाई इन्होंने इससे लड़ाई किया, रिपोर्ट करेंगे क्या कारण था लड़ाई करने का, क्या कारण था, कि लड़ाई तो हो ही रही थी कंटिन्यू ब्रिटिशर्स की, है ना, रेवेन्यू मामले में कि यही इतना इतना रेवेन्यू आया, इन्होंने प्राइवेट ट्रेड नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने वो नहीं किया, ये सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिल रही थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इसके लिए आए। एंड सुप्रीम कोर्ट जो है कलकत्ता में स्टैब्लिश किया गया, वहां पर एक चीफ जस्टिस थे और 3 अलग अलग जजेस थे। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट है जो कलकत्ता में स्टैब्लिश किया गया, ये आज हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये वाला सुप्रीम कोर्ट नहीं है। तो ये सारे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में आए, तो ये पूरे याद रखिए। अब क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इसमें क्या आपको कोई प्रॉब्लम नजर आ रहा है? किसी को भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नजर आ रहा है, प्रॉब्लम मतलब ये रेगुलेटिंग एक्ट में कोई प्रॉब्लम अगर नजर आ रहा है तो मेरे को अनम्यूट करके बताओ कि नहीं यार सर इन्होंने ये तो किया
ये सब तो किया, जो प्रॉब्लम्स थे उनको रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन स्टिल अभी भी उसमें कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है किसी को, तो मुझे बताओ। सर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और गवर्नर जनरल की काउंसिल के बीच में जो वर्क का जो नेचर है ना, वो उन्होंने सेपरेट नहीं किया, मतलब क्या कहते हैं, क्लियर नहीं किया था। और कोई प्रॉब्लम इस एक्ट में नजर आ रही है? देखिए क्या है कि जब हम सोचेंगे ना तो ही हम याद रख पाएंगे। अभी अगर हम सोचेंगे क्या प्रॉब्लम इस एक्ट में है, तो ही हम आगे की जो एक्ट है उसको याद रख पाएंगे, क्योंकि इसी प्रॉब्लम से दूसरा एक्ट आ रहा है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है उससे दूसरा एक्ट आ रहा है, वो एक्ट में जो प्रॉब्लम रहेगी उससे तीसरा एक्ट आ रहा है। तो इसमें पहले हम सोचो क्या प्रॉब्लम हमको नजर आ रही है, अगर नहीं मिल रही है तो हम आगे देखेंगे तो अच्छे से याद रहेगा। थोड़ा सोचो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है, जैसे प्रीति ने एक प्रॉब्लम बताई। और सर, जो कंपनी के जो प्राइवेट, मतलब जो ये है ना सर्वेंट और गवर्नर जनरल, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंडर आ रहे हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं अभी क्या प्रॉब्लम्स थे इस एक्ट में। तो डिफेक्ट्स क्या थे, ये एक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स थे? तो सबसे पहला तो था कि गवर्नर जनरल को यहाँ पर पावरलेस बना दिया गया। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है, उसको तो गवर्नर जनरल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स थे उनको सबॉर्डिनेट कर दिया गया, मतलब इसकी उपाधि तो बहुत ऊपर हो गई। लेकिन स्टिल ये पावरलेस कैसे, इसको कोई वीटो नहीं दिया, क्योंकि यहां पर जब हमने देखा तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। याद करो यहाँ पर क्या था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स। अब यहाँ पर क्या था, जो हम अभी देखते हैं ना कि सब वोटिंग से होता है, वोटिंग से वहीं से आया कि सारी चीजें वोटिंग से करो। अब जो वोटिंग से कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर इसके पास वीटो मतलब क्या होता है? वीटो मतलब होता है कि जब अगर समझ लो कि मैंने ये बोला कि हम 12 बजे ये रखेंगे, 12 बजे सेशन रखेंगे, ठीक है, तो वोटिंग से अगर हम कर रहे हैं तो समझ लो प्रीति और प्रद्युमन ने बोला कि 12 बजे नहीं रखेंगे, अक्षय और अनिल ने बोला कि नहीं 12 बजे रखेंगे, यहाँ पर क्या हो गया, टाई हो गया। तो अब यहाँ पर मेरे पास एक वीटो पावर अगर रहती है तो मैं अगर बोलता हूँ हाँ 12 बजे होगा तो 12 बजे होगा, अगर मैं बोल रहा हूँ नहीं 12 बजे नहीं होगा तो 12 बजे नहीं होगा, इसको बोलते हैं वीटो पावर। कि मैं, मेरे पास एक अगर वीटो है तो अगर टाई हो रहा है तो मैं ट्राई ब्रेकर रहूंगा। तो वैसे गवर्नर जनरल जो है उसके पास वीटो ही नहीं था, इतनी बड़ी उसके पास उपाधि, इतना बड़ा वो इंसान, लेकिन उसके पास वीटो ही नहीं है, मतलब टाई ब्रेकर ही नहीं है, अगर टाई हो गया तो गया। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि बॉम्बे और मद्रास जो है, जो उनको सबॉर्डिनेट बना दिया गया था, जो गवर्नर थे वो सबॉर्डिनेट बन गए थे, वो एक्चुअल में सबॉर्डिनेट तरीके से रह ही नहीं रहे थे, वो अपनी मनमानी कर रहे थे। वो फिर भी बोल रहे थे नहीं हमको सुनना ही नहीं है उसका, वो वॉर करते जा रहे हैं, अलायंस करते जा रहे हैं कि हम उसके साथ संधि, उसको पूछ ही नहीं रहे कुछ। तो ये एक प्रॉब्लम चल रहा था। देन उसके बाद चल रहा था जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, उसके जो भी पार्ट्स हैं यहाँ पर वो बहुत वेक थे और डिफेक्टिव थे। अब डिफेक्टिव कैसे, क्योंकि जो, अब सोचिए कि आप ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिशर्स पहले खुद को सुप्रीम समझ रहे हैं, पहले खुद को श्रेष्ठ समझ रहे हैं कि हम गोरे हैं, उसमें अगर इंडियंस को वहां पर ट्रायल किया जा रहा है, इंडियंस को अगर वहां पर सुप्रीम कोर्ट में उन पर केस चल रही है, तो वो क्या ये चाहेंगे कि नहीं हमारा भी केस वहीं पर हो जहां पर इंडियंस का केस हो रहा है? वो बोलेंगे नहीं हमारा केस ब्रिटिश में होना चाहिए, इंग्लैंड में होना चाहिए, हमारा केस इंडिया में क्यों कर रहे हो जहां पर इंडियंस का केस हो रहा है? तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था। और जो लोग हैं जो भूखमरी से मर रहे हैं उनके लिए तो कुछ था ही नहीं, इन्होंने तो बस खुद का जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी उसको बड़ा करने के लिए करने की कोशिश की, तो लोगों के लिए कुछ था ही नहीं। सबसे बड़ा ये ड्रॉबैक हमें देखने को मिल रहा था। तो अब यहाँ पर जो डिफेक्ट्स है उसको रिजॉल्व करने के लिए और यहाँ पर क्या लाया गया, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ठीक है, ये बहुत सारी किताबों में देखने को नहीं मिलता, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ये क्यों लाया गया, ये बीच में ही लाया गया, क्यों लाया गया? क्योंकि जो सर्वेंट्स थे, जैसा मैंने आपको बोला कि सर्वेंट्स थे कंपनी के, वो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में आ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में। गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में आ रहे थे। तो अब यहाँ पर सर्वेंट जो थे उनको ये सटक गई उनकी, उन्होंने बोला कि भाई जहां पर इंडियंस को हम कर रहे हैं, इंडियंस पे जो ज्यूरिसडिक्शन आ रहा है वो इसमें हमारा ज्यूरिसडिक्शन नहीं आना चाहिए, हमको अगर आपको कोर्ट में ले जाना है तो हमको ब्रिटिश वाले कोर्ट में ले जाओ। तो इसीलिए अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि ब्रिटिशर्स ही यहाँ पर चिढ़ रहे थे, ब्रिटिशर्स ही चिल्ला रहे थे। इंडियंस चिल्लाए तो उनकी आवाज दबा सकते थे, ब्रिटिशर्स चिल्लाए तो कैसे आवाज दबाएंगे? इसलिए यहाँ पर लाया गया अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 17, इसको बोला जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया 1781 में। अब इसमें क्या हुआ, सेटलमेंट किया गया कि भाई थोड़ा ले देके थोड़ा सेटलमेंट करते हैं ना, उस तरीके सेटलमेंट किया गया। तो अब ये सेटलमेंट में क्या हुआ, सबसे पहले इसको डिक्लेरेशन एक्ट जो है 1781 का वो भी कहा जाता है, या फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट की जो पावर थी अब उसको कम कर दिया गया। अब बोला गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट देखो ऐसा है
कि अब आपकी जो हमारे गवर्नर जनरल है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और जो मेंबर्स है, जो एम्प्लॉइज है ब्रिटिश के, वो उनके सामने नहीं चलेगी। ठीक है, तो मतलब सर्वेंट जो है गवर्नमेंट के, इनको इम्यून कर दिया गया जो उनकी ड्यूटीज है उससे, कि अब उनकी ड्यूटीज आप ये नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो मुस्लिम केसेस है वो अब मुस्लिम लॉ के तहत किए जाएंगे, हिंदू केसेस हिंदू लॉ के तहत किए जाएंगे। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। मतलब अब यहाँ पर क्या हुआ, गवर्नर जनरल जो है वो अब यहाँ पर ये हो गया कि हाँ अब हमको ट्राई नहीं किया जाएगा। जो सर्वेंट्स है वो अब खुश हो गए कि हाँ हमको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ट्राई नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 ये पहला अटेम्प्ट था इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव को जुडिशियरी से सेपरेट कर रहा था। आज हमारे यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ना, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, ये तीनों सेपरेट है, सेपरेशन ऑफ पावर हमें देखने को मिलती है। तो ये पहला अटेम्प्ट था जहां पर जुडिशरी को सेपरेट किया गया कि अब इनकी इसमें अड़थड़ा नहीं डालोगे कि भाई गवर्नर जनरल को जो भी काम करना है वो एग्जीक्यूटिव उसको करने दो, आप जुडिशरी उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर सबसे पहले हमें देखने को मिला। तो ऐसा भी कभी क्वेश्चन आता है कि सेपरेशन ऑफ पावर सबसे पहले कौन से एक्ट में हमें देखने को मिला है ब्रिटिश काल में, तो 1781 का सेटलमेंट एक्ट। इसका सिग्निफिकेंस अगर हम देखते हैं तो ब्रिटिश ने रियलाइज किया कि कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ना। और इसको अगर हमें करना है तो एक्ट बहुत गंभीर तरीके से लाने पड़ेंगे, एक्ट्स को अगर हम लाएंगे तो ही इसको हम कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर है एक्ट जो है, इसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी जो है वो यहाँ पर लाए, जहां पर क्या था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका सुपरविजन वहां पर रहे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का सुपरविजन रहना चाहिए, तो वो यहाँ पर लाने की कोशिश की गई। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या था, जो कंट्रोल है कंपनी पर, है ना, थोड़ा पावर लाना चाह रही थी कि नहीं यार गवर्नमेंट का थोड़ा पावर जो है उस पर आना चाहिए। लेकिन स्टिल यहाँ पर क्या किया गया, उनको इम्यून कर दिया गया, बहुत सारी चीजें ऐसी की गई कि अब ब्रिटिश कंट्रोल से थोड़ी बाहर रखी गई। तो अभी भी ऐसा नहीं था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूरा कंट्रोल जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सिग्निफिकेंस इसका हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ जो गवर्नर जनरल है उसको पूरा इस पे रखा गया काउंसिल पे, क्योंकि वीटो पावर नहीं था उसके पास, बराबर है। उसी के साथ साथ जो वैरन हेस्टिंग है फर्स्ट गवर्नर जनरल, ये हमें देखने को मिलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें नाम याद रखने पड़ते हैं। और उसी के साथ साथ ये डेडलॉक क्रिएट कर रहे थे। डेडलॉक जैसे मैंने आपको बोला कि डेडलॉक मतलब क्या है कि टाई हो रहा है, जो भी हम यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं उसमें टाई हो रहा है। अब जब वीटो ही नहीं है तो टाई तो होगा ही, तो डेडलॉक क्रिएट हो रहा था, कुछ आगे जा ही नहीं रहा था। एंड एक्ट जो उसने जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था कंपनी और जो इंग्लैंड में अपोनेंट्स है उनके बीच में, वो भी नहीं कर पा रहा। तो देखो सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें पिट्स इंडिया एक्ट देखने को मिलता है 1784 का। ठीक है, अब वही जो प्रॉब्लम्स वहां पर थी उसको रिजॉल्व करने के लिए अब दूसरा एक्ट लाया गया। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश में जो प्राइम मिनिस्टर था पिट था, इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बोला जाता है। ठीक है, अब ये क्या था, जो भी शॉर्टकमिंग्स आए थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के, उसको रिजॉल्व करने के लिए एक्ट लाया गया। यहाँ पर जो बिजनेस एंटिटी है, जो बिजनेस एंटिटी थी कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको थोड़ी सोवेरेन पॉलिटिकल एंटिटी बनाने की कोशिश। मतलब अब यहाँ पर क्या है कि जो ब्रिटिशर्स है वो अब यहाँ पर राज करेगी इंडिया में, कहाँ के थ्रू, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू जब रूल कर रही है तो अब यहाँ पर ये सिर्फ बिजनेस एंटिटी नहीं है कि बिजनेस कर रही है, पैसा कमा रही है, अब यहाँ पर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाएगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत भी काम करेगी। जो मैनेजमेंट है कंपनी का, है ना, मैनेजमेंट जो प्रॉब्लम चल रहा था उसको यहाँ पर रिजॉल्व करने की कोशिश की गई। तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या हमें देखने को मिलता है, तो गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल को कम कर दिया गया। भाई डेडलॉक क्रिएट हो रहा है, कोई भी लॉ पास ही नहीं हो पा रहा है, लॉ पास करने जा रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसलिए क्या किया, गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को 4 से 3 कर दिया गया कि भाई साहब डेडलॉक जो है वो क्रिएट ना हो। दूसरा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हमें देखने को मिल रहे थे, याद कीजिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो रेवेन्यू भी देख रहे थे, मिलिट्री भी देख रहे थे, है ना, सिविल, सभी पर्सपेक्टिव देख रहे थे और वो रिपोर्ट कर रहे थे कहाँ, ब्रिटिश को। अब यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है अब इन दोनों की जो पार्ट्स है अलग अलग चीजें देख रहे थे। जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल अफेयर देख रहा था, पैसों से रिलेटेड अफेयर देख रहा था सिर्फ, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये पॉलिटिकल अफेयर्स देख रहा था कि पॉलिटी में हमें क्या क्या देखना है। पूरा पॉलिटिकल अफेयर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा देखा जा रहा था। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये सुपरवाइज कर रहा था, और जितने भी यहाँ पर जो मिलिट्री और सिविल गवर्नमेंट जो भी यहाँ पर अफेयर्स है वो सब यहाँ पर देखे जा रहे थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। मतलब अब बेसिकली क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पूरी तरीके से जो पॉलिटिकल अफेयर है वो देख रहा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कमर्शियल की रेवेन्यू अफेयर जो है वो तुम देखो, ये सब देखने को बोला जा रहा था।
उसी के साथ साथ ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के थ्रू हमें देखने को मिलता है कि अब यहाँ पर ब्रिटिश का पोजीशन आ चुका है। क्योंकि जब पॉलिटिकल अफेयर देख रहे हैं, पॉलिटिकल अफेयर देखना किसका काम होता है? गवर्नमेंट का काम है ना। आज हमारे यहाँ पर रेवेन्यू कौन देखता है? रेवेन्यू के लिए अलग अलग रिलायंस कंपनी भी है, टाटा भी है, बहुत सारी कंपनीज है जो पैसे का व्यवहार देखती है। लेकिन अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस हम देखें इंडिया पर, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है कि कोई कंपनी? नहीं, वो सिर्फ गवर्नमेंट बना सकती है। तो गवर्नमेंट का काम है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना। तो जब यहाँ पर पॉलिटिकल अफेयर की बात आ रही है, तो जब ब्रिटिशर्स आ गए हैं पॉलिटिकल अफेयर देखने के लिए, इसका मतलब यह है कि अब ब्रिटिश का पोजीशन आ चुका है ना। तो यही एक्ट के थ्रू हमें देखने को मिलता है ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। और ये जो पॉलिटिकल अफेयर, कमर्शियल अफेयर है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट हमें देखने को मिलता है। डबल गवर्नमेंट है, दो तरीके की, एक कमर्शियल अफेयर संभाल रही है, एक पॉलिटिकल अफेयर संभाल रही है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में। इसका सिग्निफिकेंस क्या था कि यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ कि जो पोजीशन है इंडिया में, इंडिया की जो टेरिटरी है, उसमें हमें ये चीज देखने को मिली। उसमें हमें जो पोजीशन है इंडिया में वो ब्रिटिशर्स का देखने को मिला। ठीक है, इसलिए कहा जाता है फॉर द फर्स्ट इट इज कॉल्ड ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब उनको सुप्रीम कंट्रोल मिला इंडिया के यहाँ के कंपनी के अफेयर में। एंड 6 कमिश्नर जो है वो यहाँ पर स्टैब्लिश किए गए। 6 कमिश्नर कि यहाँ पर क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें 2 कैबिनेट मिनिस्टर। मतलब क्या था कि वहां पर जो ब्रिटिशर्स में जो मिनिस्टर्स है ब्रिटिश कैबिनेट में, वो लोग अब यहाँ पर यहाँ का पूरा पॉलिटिकल मसला संभाल रहे थे। ठीक है, ये चीज हमें देखने को मिली। देन उसके बाद यहाँ पर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है वो सब देखेंगे, गवर्नमेंट के लिए जो भी काम है वो करेंगे। मतलब बेसिकली क्या था, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिशर संभाल रही है, इस तरीके का पूरा चल रहा था। मतलब यहाँ पर जो हमने 1773 में देखा था कि सबऑर्डिनेट बना दिया गया था, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसके सबऑर्डिनेट रहेंगे बॉम्बे और मद्रास वाले, है ना। लेकिन वो काम कर रहे थे क्या? नहीं, वो बोल रहे थे हम हमारी करेंगे, हम कोई सुनते नहीं उसकी। लेकिन अब यहाँ पर कंप्लीटली सबऑर्डिनेट बना दिया गया। मतलब यहाँ पर क्लियरली सबऑर्डिनेट था बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी बंगाल को। जब भी कोई वॉर करना है, जब भी कोई डिप्लोमेसी है, जब भी कोई अलायंस करना है, तो आपको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को पूछना पड़ेगा, उसके सिवा आप नहीं कर सकते हो। ये चीज हमको यहाँ पर देखने को मिली। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है? यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल के हाथ में दे दिया गया। देन उसके बाद जो यहाँ पर डायरेक्टर्स थे, है ना, वो अब यहाँ पर पूरा अपॉइंटमेंट, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स है, कौन यहाँ पर आएगा कौन यहाँ पर नहीं आएगा, सारी चीजें ये देखेंगे। मतलब यहाँ पर कौन इंडिया पर राज करेगा कौन नहीं करेगा, ये सब ब्रिटिशर्स ही देखने वाले हैं। और ब्रिटिश नेशनल पॉलिसी इंडिया में उसको यहाँ पर लाया गया, जिससे कि जो ब्रिटिश के रूलिंग क्लास है उनको सर्व किया जा सके, उनके लिए यहाँ पर चीजें जो है वो लाई जा सके। क्लियर है? इसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी थे। नेगेटिव क्या था कि यहाँ पर जो बाउंड्री है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ, दो हमने देखा, कमर्शियल मैटर संभाल रहा है, ये रेवेन्यू मैटर संभाल रहा है, लेकिन दोनों में जो क्लियर कट एक बाउंड्री होती है, डायमेंशन होता है, वो नहीं रखा गया। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो नेपोटिज्म का भाग यहाँ पर देखे जा रहे थे कि नेपोटिज्म यहाँ पर चल रहा है कि अपनी लोग जो है, यहाँ पर होता है ना कि मिनिस्टर का बच्चा मिनिस्टर, तो यहाँ पर मिनिस्टर है वहां पर ब्रिटिश में, उसका जो बच्चा वहां पर होगा उसको बोल दिया गया जा बेटा तू इंडिया का संभाल। तो ऐसा वहां पर हो रहा था। ठीक है, अब ये जो एक्ट है, ये बाउंड्री जो थी गवर्नमेंट कंट्रोल और कंपनी का पावर, क्योंकि कंपनी का यहाँ पर एक ट्रांजिशन था कि कंपनी का पावर है और वहां पर ब्रिटिशर्स रूल भी कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ट्रांजिशन फेज था कि कंपनी के मैटर्स है जो पॉलिटिकल सिनारियो उसमें लेके जा रहे थे, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही है। तो अब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, कंपनी बोल रही थी नहीं है हम करेंगे, जो पॉलिटिकल बॉडी थी वो बोल रही थी नहीं हम करेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो नेगेटिव एस्पेक्ट है इस एक्ट के। दूसरा आता है सप्लीमेंट्री एक्ट ऑफ 1786। सप्लीमेंट्री एक्ट ऑफ 1786, यहां पर क्या हमें देखने को मिलता है? गवर्नर जनरल जो है उसको एक पावर दी गई। ठीक है, ओहो, यहां पर 40 मिनट्स का ही होता है शायद। अगर ये बंद हो जाता है ना, क्योंकि शायद 40 मिनट्स का ही, अगर ये बंद हो जाता है तो दूसरी लिंक में शेयर करूंगा, वो इससे फिर से ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, व्हाट्सएप में मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री एक्ट ऑफ 1786 जो है उसके तहत क्या होता है, गवर्नर जनरल जो है उसको पावर दी गई कि काउंसिल को अब ओवरराइड कर सकते हो, कमांडर इन चीफ बना दिया गया। ऐसा क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है कि कौन से एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ बनाया गया। तो सप्लीमेंट्री एक्ट ऑफ 1786 के तहत किताबों में बहुत कम देखने को मिलता है सप्लीमेंट्री एक्ट ऑफ 1786। सप्लीमेंट्री क्यों बोला गया? सबसे पहले तो क्योंकि हमने देखा था कि कुछ सालों के बाद लाया जाता है, लेकिन ये बीच में ला दिया गया। सप्लीमेंट मतलब क्या होता है कि हम अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं, मेन जो हमारी आंसर शीट है, मेन आंसर शीट में अगर हमें कोई बीच में आंसर शीट लगती है तो उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट लगाना है ना। या फिर मेन एग्जाम होती है, हर साल एग्जाम होती है, लेकिन अगर किसी कोई बैक आता है, किसी कोई फेल हो जाता है, तो सप्लीमेंट्री एग्जाम ली जाती है। मतलब क्या, बीच में एक एग्जाम ली जा रही है।
तो मतलब क्या हो रहा है, जो एक्ट हम पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में देख रहे हैं उसके बीच में अगर कोई एक्ट ला दिया गया उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एक्ट ऑफ 1786, बीच में लाया गया। तो इसमें ओवरराइडिंग पावर दी गई, जो गवर्नर जनरल को वीटो नहीं था, ओवरराइडिंग पावर नहीं थी, उसको मानना पड़ता था सबके बारे में। अब नहीं, इसके पास एक ओवरराइडिंग पावर है कि अगर बाकी सब बोल रहे हैं नहीं, लेकिन मैं अगर बोल रहा हूं हाँ होना चाहिए तो होगा। ठीक है, ये हमको देखने का कमांडर इन चीफ बनाया गया। दूसरा यहाँ पर आता है कि जितने भी सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स थे, ठीक है, उनको अपनी प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करना पड़ रहा था। अब तक करप्शन है ना, जो अभी भी हमें देखने को मिलता है कि इलेक्शन में अगर खड़े होना है तो आपको आपकी प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी कितनी है क्या है। तो यहां से हमें देखने को मिलता है सप्लीमेंट्री एक्ट ऑफ 1786 से कि जो भी सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स है उनको अपनी प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी विद इन 2 months ऑफ ज्वाइन होने के बाद, कितनी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास। देन सीवियर पनिशमेंट, करप्ट ऑफिसर्स अगर है, कोई भी करप्शन अगर हो रहा है, सीवियर पनिशमेंट जो है वो भी यहां पर देने की बात की गई। तो ये है सप्लीमेंट्री एक्ट ऑफ 1786। फिर अब आता है चार्टर एक्ट, जो मेन आ रहा था चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट आता है 1793 का। 1793 के तहत क्या हो रहा है, टेरिटोरियल पोजीशन, एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस और मोनोपोली एक्सटेंड कर दी गई 20 ईयर्स के लिए। क्या है मोनोपोली, मतलब क्या होता है, मोनोपोली मतलब है अकेले का राज, है ना, कि मतलब और कोई कंपटीशन में नहीं है और कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ट्रेड कर रही है इंडिया में। अब अगर दूसरी भी तो कंपनीज थी ना ब्रिटिश में, जो चाह रही थी कि इंडिया में आके वो ट्रेड करे, इंडिया का मार्केट एक्वायर करे, लेकिन मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी, किसी को आने नहीं देते थे। अब वहां की कंपनीज बोल रही थी नहीं हमको आना है, लेकिन स्टिल यहाँ पर 20 साल के लिए 17 चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के तहत 20 साल के लिए और एक्सटेंड किया गया इनकी मोनोपोली, कि 20 साल तक ठीक है कोई आएगा नहीं इंडिया में, तुम राज करो, तुम ही ट्रेडिंग करो। ठीक है, फिर सैलरी जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के वो इंडियन रेवेन्यू से डिराइव की गई। इंडियन रेवेन्यू से, इंडिया का जो माल बनाया जा रहा है, इंडिया में जो पैसा कमाया जा रहा है, इंडिया में जो पैसा आ रहा है, इंडिया का पैसा, अब उससे सैलरी दी जाएगी। पहले कैसा था, पहले ब्रिटिश में जो पैसा है उससे इनको सैलरी दी जाती थी कि भाई सैलरी है तो ब्रिटिश वाले खाते में जमा कर रहे हैं, लेकिन नहीं, अब यहाँ पर इंडिया का जो पैसा है, इंडिया का पैसा ब्रिटिशर्स को जा रहा था। इसको ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या था, ड्रेन हो रहा है पैसा, कहाँ जा रहा है, इंडिया का पैसा जा रहा है ब्रिटिशर्स के पास, क्योंकि ये जो पैसा आ रहा है इनके पास इंडिया का आ रहा है, ये लेके जा रहे हैं इंग्लैंड, तो मतलब इंडिया का पैसा कहाँ जा रहा है, इंग्लैंड में जा रहा है, बराबर है। तो सैलरी जो है वो अब जा रहा था इंडिया के रेवेन्यू में से। गवर्नर जनरल जो है उसकी पावर को स्ट्रेंथन कर दिया गया ओवर अदर प्रेसिडेंसी। बाकी जो प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, मद्रास, बाकी जो उस पर और ज्यादा इसको पावर जो है वो स्ट्रेंथन कर दी गई। ठीक है, ये चीज हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर ये वाइस प्रेसिडेंट को भी अपॉइंट कर सकते थे, तो ये एक पावर इनको दी गई कि वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट करो गवर्नर जनरल को। ठीक है, तो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1793 हमें देखने को मिलता है। अब क्या है, 20 साल की जो मोनोपोली यहाँ पर दी गई थी, मतलब 20 साल के बाद कब आएगा 20 साल, 1793, बराबर है, कब आएगा 3 और 13, है ना, 20 साल बाद मतलब, तो यहाँ पर आ रहा है 1813, बराबर चार्टर एक्ट आता है। अब इसमें क्या हो रहा था, मोनोपोली, बराबर है, मोनोपोली 20 साल के लिए दी, मतलब यहाँ पर मोनोपोली अब खत्म होने पे आ गई थी, अब मोनोपोली खत्म होने पे आ गई थी। तो अब बाकी जो कंपनीज थी इंग्लैंड में वो भी चाह रही थी कि हम भी यहाँ पर इंडिया में राज करेंगे, हम भी यहाँ पर इंडिया में ट्रेडिंग करेंगे, हमको भी इंडिया में बिजनेस करना है, बराबर है। तो अब क्योंकि बाकी जगहों पर जो रिवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, वो देखने को मिल रहा था, इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी होती जा रही थी, इंडस्ट्रीज बहुत ऊपर जा रही थी, तो अब इंडस्ट्रीज को बड़ा मार्केट चाहिए था, अब उनको ब्रिटिश तक सीमित नहीं रहना था। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इंडिया में बहुत लोग हैं, इंडिया में बहुत लोग जो है हमारा खरीद सकते हैं माल, तो अब इंडिया में भी जाना है। इसीलिए जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली हटा दी, जो उनको 20 साल के लिए मोनोपोली दी गई थी अब वो हटा दी गई, और 2 चीजों में मोनोपोली रखी, 2 कंपनीज इंडिया में नहीं आ सकती। कौन सी, एक चाय वाली, एक चाइना में ट्रेड करने के लिए, चाय और चाइना, ये 2 जो चीजें हैं ये सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, मतलब चाइना के साथ ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, दूसरी कोई कंपनी नहीं करेगी। दूसरा जो चाय है उसका बिजनेस भी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, बाकी कोई भी कंपनी नहीं कर सकती। बाकी तुमको जो उधम मचाना इंडिया में जाके मचाओ, बाकी कंपनीज के लिए आपको खुली छूट है। क्लियर है, ये चीज 1813 का बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, जो ट्रेडिंग प्रिविलेजेस है ये और 20 साल के लिए रिन्यू कर लिए गए। जो ट्रेडिंग प्रिविलेजेस दिए जाते थे, जो भी उनको ट्रेड करने के लिए जो भी दिया जाता था, वो सब यहाँ पर 20 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया। 20 साल के और हम एक्ट लेकर आएंगे, उसमें देखेंगे 20 साल तक तुम एंजॉय करो, जो भी तुमको अधिकार दिए गए हैं वो सब एंजॉय। सेपरेट अकाउंट कमर्शियल पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए रखा गया, जो भी यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है,
वो पॉलिटिकल अकाउंट में रहेगा। जो कमर्शियल एक्टिविटीज है कमर्शियल अकाउंट में रहेगा, मतलब जो ट्रेडिंग हो रही है उसका अलग अकाउंट मेंटेन करेंगे। जो संधि कर रहे हैं, अगर किसी के साथ अलायंस कर रहे हैं, किसी के साथ लड़ रहे हैं, किसी के साथ वॉर में जा रहे हैं, डिप्लोमेसी कर रहे हैं, वो हम अलग रखेंगे। तो ये दोनों को अलग अलग रखा गया, बाउंड्री एक सेट की गई। उसी ब्रिटिश जो है वो ट्रेडर्स और एज अ मिशनरीज इस तरीके से आप इंडिया में जा सकते हो, ऐसा यहां पर बोला गया। मिशनरीज मतलब क्या होता है? मिशनरीज मतलब कि जो क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दे, कोई भी रिलीजन को बढ़ावा दे, उसको प्रमोट करते हैं, है ना, कि वो इंडिया में आएंगे, इंडिया में क्रिश्चियनिटी जो उसको प्रमोट करेंगे, अगर लोगों को कन्वर्ट करना चाहते हैं कन्वर्ट करेंगे। तो इंडिया में जा सकते हो आप एज अ ट्रेडर बन के जा सकते हो, या फिर मिशनरी कि तुमको अगर क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना है, इस तरीके से जा सकते हो। 1 लाख जो है एजुकेशन के लिए दिया गया। अब ये तो बहुत अच्छी बात है कि एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए, उस टाइम का 1 लाख रुपए सोचो आप, 1813 का 1 लाख रुपए एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए दिए गए। क्यों दिए गए होंगे? क्योंकि ब्रिटिश से, क्योंकि जो भी चीजें जैसे यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि अकाउंट जो है सेपरेट अकाउंट कमर्शियल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए रखा गया। अब इसमें लिखना पड़ेगा, है ना, लिखने का काम जो है वो इंडियंस को नहीं दे पा रहे। क्यों? क्योंकि इंडियंस पढ़े लिखे नहीं है, इंडियंस के पास उतने नॉलेज नहीं है कि वो लिख सके। और उसके सिर्फ इतने से काम के लिए कि कुछ एंट्रीज करनी है, उसके लिए ब्रिटिश से लोगों को बुलाना पड़ रहा है। उनको बुलाएंगे, उनको सैलरी देंगे, बहुत ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। इससे अच्छा इंडियंस जो है उनको थोड़ा बहुत पढ़ा दो, उनको ये बता दो कैसे अकाउंट मेंटेन करना है, और उनको थोड़े बहुत पैसे हम दे देंगे। बराबर है? इसलिए क्या किया, एजुकेशन को प्रमोट करने की कोशिश की गई, क्योंकि उनको ब्रिटिशर्स को यहां से एम्प्लॉयज चाहिए थे। ऐसा नहीं कि उनको ज्ञानी लोग पैदा करना था, ज्ञानी लोग यहाँ पर बनाने थे। हाँ, उनको सिर्फ जो बेसिक क्लरिकल चीजें हैं वो इंडियंस को आ जाए, ताकि हमको ब्रिटिशर से लोगों को मंगाना ना पड़े। इसलिए थोड़ा बहुत एजुकेशन जो है उन्होंने यहाँ पर शुरू कर दिया। तो ये हमें चार्टर एक्ट ऑफ 1813 देखने को मिलता है। इसमें एनालिसिस क्या है, ट्रेड मोनोपोली कंपनी की हटा दी गई, बराबर है, और सभी ब्रिटिश के जो कंपनीज थी अब इंडिया में आके वो कर सकते, 2 चीजें छोड़ के, चाइना और चाय, बराबर है। और दूसरी चीज यहाँ पर हमें देख, कंपनी जो है वो उनके ऑफिशियल्स को इंडिया में अपॉइंट करती रह रही थी। तो ये हमें चीजें देखने को मिलती है। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये एक्ट में कोई प्रॉब्लम, अभी तक के एक्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है किसी को भी? अभी बात करते हैं हम चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जिसको हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। तो कौन से एक्ट को हेलेना एक्ट कहा जाता है? सेंट हेलेना एक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभार आते हैं। तो चलो, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। अभी हमने देखा था कि 1773 में गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। उसको सबॉर्डिनेट दिए गए कि वह बॉम्बे और मद्रास का सबॉर्डिनेट रहेगा। 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया कि अब वो बंगाल तक सीमित नहीं है, अब वो पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल है। और पहला कौन बनता है? बेंटिक। तो ऐसे कभी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सबसे पहला बना था। लॉ कमीशन फॉर्म किया जाता है, लॉ कमीशन। अब लॉ क्यों लाया जाएगा? ताकि जो लॉज है उनको सुधारा जाए। तो लॉ कमीशन लाया जाता है जिससे कि जो इंडिया में कानून है उसको थोड़ा सुधारा जा सके। इंडिया में कानून सुधारेंगे तो क्या होगा, थोड़ा बहुत इंडियंस जो है उन पर हम कस सकते हैं, थोड़ा इंडियंस को दबा सकते हैं कि भाई कानून के तहत, क्योंकि वो लॉ, रूल ऑफ लॉ के तहत चलते हैं ब्रिटिशर्स, है ना, कि जो कानून में लिखा है वही होगा। तो अब इंडियंस थोड़ी थोड़ी आवाज उठाना शुरू कर रहे हैं, उनको दबा दो। थोड़े बहुत रिवोल्ट शुरू हो रहे हैं, उनको नंबर ऑफ मेंबर जो है गवर्नर जनरल के काउंसिल में, उसको फिर से फिक्स किया गया 4 पर, फिर से 4 पर लेकर आ गए। ठीक है, फिर उसका कंपनी की कमर्शियल मोनोपोली जो है वो अब यहाँ पर प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी। पहले कैसा था, पहले वो थोड़ा बहुत जो ट्रेड है वो कर रही थी, लेकिन अब पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी गई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी मतलब क्या, कानून लेकर आना, लॉ सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं वो देखना, लॉ को सही तरीके से इंप्लीमेंट करना, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, है ना। जैसे आईएएस अगर आप बनते हो तो आईएएस आप एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में रहोगे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो पॉलिसीज है उसको इंप्लीमेंट करना, सही इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं वो देखना, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से यहाँ पर काम होता है। तो बेसिकली क्या था, अब यहाँ पर कमर्शियल मोनोपोली, ये अब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो है पूरी तरीके से बन चुकी थी। सिस्टम जो ओपन कंपटीशन का, क्योंकि सिविल सर्विसेज अब यहाँ पर पैसे जो है वो इकट्ठा करने के लिए कलेक्टर वगैरह चाहिए थे, है ना। तो इसलिए क्या था, जो पहले तो एग्जाम जो है यूपीएससी नहीं थी, है ना, इसलिए पहले एग्जाम वगैरह कुछ होती नहीं थी। तो पहले क्या था, पहले हाँ यार इनका बेटा अच्छा खासा देखता है, उसको बना दो कलेक्टर। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि नहीं, इंडियन जो लोग हैं वो भी थोड़े बोल रहे हैं कि इंडियन लोगों को भी थोड़ा बहुत इसमें जाना है, सर्विसेज में जाना है। तो अब क्या है, ओपन कंपटीशन लेकर आते हैं।
तो वो कोशिश की गई 1833 में, जो सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो नहीं लाया गया। वो बाकी ब्रिटिशर्स बूम बोलने लगे, वो बोले पागल हो गए बाबा, अगर अभी लेकर आ जाएंगे तो इंडियंस अगर पूरे घुस गए तो क्या करेंगे, पूरा इंडियंस का राज हो जाएगा। इंडियंस अगर एडमिनिस्ट्रेटिव इसमें घुस गए, वो पॉलिसी बनाने में अगर लग गया तो फिर तो हो गया। उस टाइम पे पॉलिसी नहीं बनाते थे, उस टाइम पे सिर्फ पैसा कलेक्ट करने का काम था। फिर उसके बाद जो स्लेवरी है उसको एबॉलिश करना, जो स्लेवरी है उसको खत्म कर देना, जो स्लेव्स है उनकी कंडीशन बेहतर करना, उसके लिए यहाँ पर काम किया गया। जो मतलब प्रेसिडेंट है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, वो मिनिस्टर बन गया फॉर इंडियन अफेयर्स, जो भी इंडियन के अफेयर रहेंगे उसके लिए यहाँ पर ये काम करेगा। तो ये हमें देखने को मिलता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या था? सिग्निफिकेंस था यहाँ पर गवर्नर जनरल जो इंडिया का, वो अब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, जो यहाँ पर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा वो अब यहाँ पर देखेंगे, पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर देखा जाएगा। देन उसका कंपनी की मोनोपोली जो है वो भी अब खत्म हो गई, जो पहले 93 में 20 साल के लिए एक्सटेंड की गई, फिर 1813 में चाय और चाइना छोड़ के बाकी समय मोनोपोली खत्म कर दी गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, पूरी तरीके से मोनोपोली खत्म हो गई, अब वहां पर चाय और चाइना में भी मोनोपोली नहीं रही। फिर उसके बाद जो कंपनी की जो भी डेप्थ है वो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले ली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब ब्रिटिशर्स, उन्होंने अब ले लिए पूरे के पूरे। डेप्थ मतलब क्या होता है, जो भी कर्जा है वो पूरा अब यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट अब पे करते बैठी, मतलब इंडिया का पैसा जो है वो पूरा कर्जा जो लिया गया था, याद है ना पहले लिया गया था, वो पूरा खत्म करने में यहाँ पर काम आएगा। मतलब पूरा पैसा अब कहाँ जा रहा है, ब्रिटिश में जा रहा है, इंडिया का पैसा। सवाल ये भी आपके मन में आ रहा होगा, लॉ कमीशन लाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों लॉ कमीशन लाया गया? मकौले था लॉ कमीशन का सरताज, है ना। फर्स्ट लॉ कमीशन स्टैब्लिश किया गया 1955 में, 3 साल के लिए अंडर MC सेटलवर्ड, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे लॉज थे उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। जैसे कि कोई इंसान आ गया, उसने चोरी किया तो भाई इसको 2 साल की सजा। कोई दूसरा इंसान आ गया, उसने भी चोरी किया है, इसको छोड़ो ना यार, 500 रुपए दे दें घर पे जा। कोई और आ गया, इसने मर्डर किया है, अरे बाप रे मर्डर किया, उम्र कैद की सजा। कोई दूसरा है, मर्डर किया है, इसको फांसी पे लटका दो। तो यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए भाई अगर तुमने चोरी किया तो तुमको ये सजा होगी। अगर अभी आज जैसे फिक्स है ना कि अगर मर्डर किया है, अगर हीनियस क्राइम किया है तो तुमको कैपिटल पनिशमेंट होगी, अगर मर्डर किया उम्र कैद की सजा तक हो सकता है। तो इस तरीके से फिक्स करना था। जो लॉ और जस्टिस है उसमें जो कंफ्यूजन यहाँ पर चल रहा था वो सही तरीके से क्लियर कट किया जा सके, इसे लॉ कमीशन लाया गया। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है, ये हमारा आज के सेशन का, अभी के सेशन का ये आखिरी एक्ट लेंगे, क्योंकि इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। तो 1853, क्योंकि इसके बाद अब पूरा सिनारियो चेंज हो जाएगा, इसके बाद रिवोल्ट आएगा, उसके बाद पूरा एक्ट चेंज हो जाएंगे। इसमें नंबर ऑफ लोग जो थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उनको रिड्यूस किया गया 18 पर रिड्यूस किया गया 24 से। ठीक है, एंड 18 में से 6 जो है वो क्राउन के नॉमिनी थे। धीरे धीरे अब क्राउन की तरफ जा रहा है। धीरे धीरे ब्रिटिश जो है अपने पूरे ताबे में ले रही है कि अब क्राउन जो है 6 लोग नॉमिनेट करेगी। देन सेपरेशन जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग का, वो यहाँ पर किया गया। जो एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग क्या है? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर मतलब लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव मतलब लॉ को इंप्लीमेंट करना। तो ये सेपरेशन किया गया। तो ऐसा आता है कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है, सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एक्जीक्यूटिव विंग, वो हमें कौन सा एक्ट से देखने को मिलता है? चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इससे देखने को मिलता है। लॉ मेंबर जो है उनको इंक्लूड किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और फुल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पर बना दिया गया। उसी के साथ साथ यहाँ पर फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया। लोकल लोग जो है वो भी यहाँ पर आए, क्योंकि इंडियंस जो है वो यहाँ पर बोल रहे थे हमको भी आना है, हमको भी आना है। लो भाई, थोड़ा सा यहाँ पर उनको दे दिया गया, आ जाओ। सिविल सर्विसेज, अब ओपन कंपटीशन यहाँ पर हो गई। पिछला जो एक्ट था 33 का, उसमें कोशिश की गई थी कि लाया जाए, लेकिन अब 1853 में उसको पूरी तरीके से लाया जाता है। जो प्रोविजन है अपॉइंटमेंट ऑफ सेपरेट गवर्नर बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए, है ना, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहले क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, बराबर है। अब क्या किया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो है ही, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी अलग रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो प्रोविजन है वो हमें 1853 में देखने को। सिग्निफिकेंस क्या है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है अब वहां पर उनके पावर जो है अपॉइंटमेंट्स करने के लिए कम, क्योंकि अब पूरा क्राउन के हाथ में जा रहा था। क्राउन यहाँ पर नॉमिनेट कर रही थी, क्राउन के हाथ में चीजें जा रही थी कि अब पूरी नॉमिनेट करे। जो यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसकी बिगिनिंग यहाँ पर हो रही थी, क्योंकि अब यहाँ पर काउंसिल हमें देखने को मिल रहा था। पूरे पार्लियामेंट्री फॉर्म जो अभी हमें देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर आ रहा था। जो ब्रिटिश क्राउन यहाँ पर नॉमिनेट कर रहे थे, ठीक है, तो क्या हो रहा था? जो ब्रिटिश क्राउन यहाँ पर नॉमिनेट पूरे किसकी चलेगी? ब्रिटिश क्राउन की चलेगी, पूरा ब्रिटिश क्राउन यहाँ पर देखेगा। तो ये सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलता है।
अब ओपन कंपटीशन क्यों की गई, ये भी सवाल आएगा ना कि क्यों इंडियंस को लाया जा रहा है, क्यों इंडियंस को आने का मौका दिया जा रहा है। क्योंकि इंडियन जो है, जो अब एजुकेट हो रहे थे, एजुकेशन सिस्टम जो लाई गई थी, अब एजुकेटेड लोग बोल रहे थे कि हमको क्यों नहीं आने दे रहे हो, हम भी डिजर्व करते हैं, हमको भी आना है। तो इसीलिए अब यहाँ पर डिमांड जो है बढ़ती जा रही थी। देन उसी के साथ साथ यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा था, है ना, डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा था वो अब यहाँ पर उसको सही करना था कि डिस्क्रिमिनेट हम नहीं कर रहे, हम इंडियंस, क्योंकि इंडिया का पैसा जा रहा है, इंडियंस की तरफ से पैसा जा रहा है, तो भाई इंडिया का पैसा जो है वो हम खाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अगर आप डिजर्विंग हो तो आप भी आ सकते हो। तो ये डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर खत्म करना था। और जो अपॉइंटमेंट है सिविल सर्विसेज को कंपनी की, वो यहाँ पर फेवर का नहीं रहना चाहिए कि हम फेवर कर रहे हैं, है ना, लेकिन अधिकार का रहना चाहिए कि अधिकार है, जिसका अधिकार है वो यहाँ पर बन रहा है, तो वो रहना चाहिए, इसलिए ओपन कॉम्पिटिशन लाई गई थी। क्लियर है? तो अब यहाँ पर आपको कोई डाउट है अभी के इसमें? पहले तो डाउट बताओ, किसी को कोई डाउट है क्या? अभी चलो ठीक है, अभी फिर मैं क्वेश्चंस पूछूं। चलो अनिल बताओ, 1773 एक्ट में क्या क्या हुआ था? 1773 के एक्ट में ये सबसे पहले तो सर गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, और जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स थे उनको 4 कर दिया गया, और उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिश किया गया। पहले कितने थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल? आपने बोला कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल को 4 कर दिया गया, तो पहले कितने थे? 3 से 4 कर दिया गया सर। पहले 3 थे? पहले आई थिंक 3 ही थे सर। देखिए मैं इसलिए बोल रहा था, क्या होता है कि जब हम फैक्ट्स याद रखने की कोशिश करते हैं ना विदाउट एनी रीजन, तो फिर याद रखने में मुश्किल जाती है। लेकिन अगर हमको रीजन पता है उसके पीछे का, तो हमको याद रखने में आसानी होगी। सबसे पहले तो क्या प्रॉब्लम चल रहे थे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम था फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो करप्शन चल रहा था, जो प्राइवेट ट्रेड हो रहा था, तो इसलिए प्राइवेट ट्रेड बंद कर दिया गया सबसे पहले। तो जो गवर्नर जनरल है उसको थोड़ा बड़ा बना दिया गया, 4 नाम का, पहले 3 नाम का था, गवर्नर ऑफ बंगाल, अब उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। इससे 4 नाम का हो गया, तो उसके साथ 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, 4 वाले थे, तो अब वो थोड़ा बड़ा हो गया है, तो सबॉर्डिनेट कर दिए जाएंगे। तो अब कौन से सबॉर्डिनेट करेंगे? मैंने आपको बोला 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट, और उसी के साथ साथ कुछ कोई नजर रखने वाला चाहिए, उन पर कोई नजर रखे। कंपनी अपनी मनमानी कर रही है, कंपनी पर नजर रखना है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है। अब मनमानी को रोके कैसे? अगर मनमानी फिर भी कर रहे हैं, रोके कैसे? सुप्रीम कोर्ट ला दिया गया, भाई सुप्रीम कोर्ट हम लगा दे रहे हैं। कितना इजी है याद रखना, 6 चीजें हैं बराबर, अगर आप बराबर वो स्क्रीन पे याद रखो तो अपने आप याद रह जाती है।